Hello everyone, this is प्रियंका एंड स्टडी इन होम विद प्रियंका चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आज मैं आप लोगों को चित्रकला की सडंग से संबंधित कुछ क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है। पहले क्वेश्चन में क्या कहता है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि संस्कृत सूत्र के आधार पर सही क्रम को चुनिए। संस्कृत सूत्र के आधार पर सही क्रम को चुनिए। ऑप्शन पढ़ते हैं हम। तो फर्स्ट ऑप्शन है रूप भाव लावण्य वर्ण का भंग। सेकंड ऑप्शन है भाव लावण्य वर्ण का भंग प्रमाण। थर्ड ऑप्शन है वर्ण का भंग प्रमाण भाव लावण्य। एंड फोर्थ ऑप्शन है लावण्य प्रमाण भाव वर्ण का भंग। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि संस्कृत सूत्र होता क्या है। संस्कृत सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा कि संस्कृत सूत्र हम किसे कहते हैं। जो वात्स्यायन है, वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की थी। किसने की थी? वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की थी। ठीक है, तो इस कामसूत्र की जो टीका की है वो की है किसने? यशोधर पंडित ने। किसने की है? यशोधर पंडित ने। कामसूत्र की रचना तो की है किसने? वात्स्यायन ने। लेकिन इस कामसूत्र की जो टीका की है इसकी, वो की है यशोधर पंडित ने। तो यशोधर पंडित ने एक नाम दिया है उसका, जिसको हम कहते हैं जयमंगला। क्या कहते हैं हम? जयमंगला। तो ये किसकी कृति हो गई जयमंगला? यशोधर पंडित की। जयमंगला किसकी कृति हो गई? यशोधर पंडित की। तो इस जयमंगला कृति में यशोधर पंडित ने चित्रकला के सडंग के बारे में एक श्लोक प्रस्तुत किया है, जिसे हम संस्कृत सूत्र कहते हैं। तो वो श्लोक या संस्कृत सूत्र क्या है? रूप भेदा प्रमाणानि। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम। भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्ण का भंग इति चित्र षडंगकम। इति चित्र षडंगम। ठीक है, तो जो रूप भेद है, तो ये रूप भेद हमारा जो फर्स्ट हो गया अंग चित्रकला का, दूसरा हो गया प्रमाण, तीसरा हो गया हमारा ये भाव, चौथा हो गया ये लावण्य योजना, पांचवा अंग हो गया सादृश्यम और छठा अंग हो गया हमारा वर्णिका। तो हम चलते हैं अब कि रूप भेद क्या होता है। रूप भेद की ओर हम चलते हैं कि हम रूप भेद बताना चाहेंगे आपको। रूप भेद क्या होता है? तो रूप भेद क्या होता है हमारा? रूप भेद हम उसे कहते हैं दृष्टि का ज्ञान। क्या होना चाहिए रूप भेद के अंतर्गत? हमें दृष्टि का ज्ञान होना चाहिए। हमें दृष्टि के ज्ञान से मतलब है कि किसी भी कलाकृति का आधार रूप होता है और भिन्न भिन्न रूप मिलकर एक कलाकृति का निर्माण करते हैं। तो जो रूप का जो हमें आनंद हमें नेत्रों से प्राप्त करते हैं हम, तो उस रूप के अंतर्गत हमें जो रूप दिखाई देता है नेत्रों से, उसको लेकर आत्मा तक जो स्वादन होता है हमें, उसी हम पूरी प्रोसेस को या उसी यात्रा को हम क्या कहते हैं?
रूप भेद कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया रूप भेद क्या होता है। रूप भेद मतलब दृष्टि का ज्ञान, जो हम देखते हैं उसे देखकर हमें जो मन में जो आत्मा की जो अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं, रूप भेद कहते हैं। सेकंड क्या था हमारा, प्रमाणानी। तो प्रमाणानी से मतलब क्या है हमारा, प्रमाणानी, प्रमाणानी से मतलब होता है हमारा सही अनुपात तथा बनावट। अनुपात होना चाहिए सही, प्लस बनावट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बनावट। तो प्रमाणानी, तो प्रमाणानी, प्रमाण से मतलब होता है अनुपात प्लस बनावट। तो वही चीज़ है कि जब किसी भी आकृति को हम देखते हैं, जब हम किसी भी आकृति को देखते हैं तो उसका जो हमें जो आकृति की जो बनावट है या उसका जो अनुपात है वो सही होना चाहिए, यानी ठीक अनुपात होना चाहिए, उसका ठीक नाप या बनावट होनी चाहिए, तभी वो आकर्षित लगेगी हमें। तो प्रमाणानी से मतलब क्या हो गया, अनुपात तथा बनावट। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा, उसके बाद हमारा आता है भाव। तो भाव का मतलब क्या होता है, भाव से तात्पर्य है हमें कि जो हम बस आकृति देखते हैं उस आकृति को देखकर जो मतलब जो हृदय में जो भावना उत्पन्न होती है हमें, यानी जो चित्रकार है उसके हृदय की जो भावना हमें दिखाई दे उस आकृति के अंदर, तो उसे हम क्या कहते हैं, भाव कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, भावना से संबंधित है। भाव मतलब भावना, किसकी, चित्रकार की जो हृदय की जो भावना है जो हमें किस में दिखाई दे, आकृति में दिखाई दे, उसे हम क्या कहते हैं, भाव कहते हैं। ठीक है, तो हमारा सादृश्य हो गया, प्रमाण हो गया, भाव हो गया। उसके बाद आता है लावण्य योजना। तो लावण्य योजना क्या होता है, लावण्य योजना, लावण्य योजना से मतलब है कलात्मक तथा सौंदर्य का समावेश, यानी जो बाह्य सौंदर्य का व्यंजक हो, जो आकृति है उसमें सौंदर्यता का समावेश हो उसके अंदर, जो लोगों को आकर्षित करे, उसे हम क्या कहते हैं, लावण्य योजना। लावण्य का मतलब ही है सौंदर्य, वो भी सौंदर्य कैसा होना चाहिए, बाह्य, कैसा होना चाहिए, बाह्य सौंदर्य होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, लावण्य योजना। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है, लावण्य योजना के बाद आता है सादृश्यम। सादृश्यम, तो सादृश्यम का मतलब क्या हो जाएगा, हूबहू आकृति, जैसी आकृति हमने देखी है उसको वैसे ही रूप में उसको बना देना, यानी हूबहू, तो उसे हम क्या कहते हैं, सादृश्यम। नेक्स्ट आता है हमारा वर्णिका भंग। क्या आता है, हमारा आता है वर्णिका भंग। वर्णिका भंग, तो वर्णिका भंग से मतलब है रंग तथा तूलिका के प्रयोग में कलात्मकता। क्या हो जाएगा हमारा, रंग। वर्णिका से, वर्ण मतलब होता है रंग, और वर्ण, वर्ण प्लस इका, यानी हमारा जो तूलिका है, तूलिका हम जानते हैं किसे कहते हैं, तूलिका यानी ब्रश, किसको कहते हैं हम, ब्रश को कहते हैं, हम इंग्लिश में कहते हैं हम इसे ब्रश। तो यानी तूलिका, तूलिका और प्लस ब्रश दोनों का क्या होना चाहिए, दोनों का प्रयोग अच्छी तरीके से हो उस आकृति में, तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण का भंग। भंग मतलब विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग होना चाहिए उचित सही तरीके से, और सही तरीके से तूलिका का प्रयोग होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्णिका भंग। तो मैंने ये चित्रकला के 6 अंगों के बारे में आपको शॉर्ट तरीके से बता दिया है। तो हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, कि संस्कृत सूत्र के आधार पर सही क्रम को चुनिए। संस्कृत सूत्र के आधार पर सही क्रम को चुनिए। तो इसका हम सही क्रम में हम चुनेंगे, तो हमने बताया श्लोक के माध्यम से क्या हो जाएगा, इसका रूप, भाव,
लावण्य वर्ण का भंग। तो ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन आता है हमारा, उस प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख किया गया है। उस प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख किया गया है। तो अभी मैंने बताया आपको पिछले क्वेश्चन में कि जो भारतीय कला के 6 अंग हैं उसको किस ग्रंथ में बताया गया है, तो जयमंगला में बताया गया है हमारा। ठीक है, हम कामसूत्र टिक नहीं कर सकते हैं क्योंकि कामसूत्र की रचना वात्स्यायन ने की है, वात्स्यायन ने की है। ठीक है, और वात्स्यायन ने क्या बताया है इसमें, 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन किया है वात्स्यायन ने इसमें। 64 प्रकार की जो कलाएं होती हैं उसका वर्णन किया है वात्स्यायन ने कामसूत्र में। और उन्हीं 64 प्रकार की कलाओं में से जो चौथे नंबर पर है उसमें चित्रकला को रखा गया है। चौथे नंबर पर चित्रकला को रखा गया है। और जो कामसूत्र की जो टीका की है वो की है किसने, यशोधर पंडित ने। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया है किसने की है, ये यशोधर पंडित ने। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जयमंगला, भारतीय कला के 6 अंगों का प्रयोग किसने किया है, भारतीय कला के 6 अंगों का प्रयोग किसने किया है, यशोधर पंडित ने किया है। और किसमें किया है, जयमंगला में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। इनमें से कामसूत्र के टीकाकार कौन है, इनमें से कामसूत्र के टीकाकार कौन है, तो कामसूत्र के टीकाकार कौन हुए, यशोधर पंडित। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि हम इसमें कंफ्यूज होते हैं। कैसे होते हैं, क्योंकि इसमें कामसूत्र की टीकाकार पूछा गया है। अक्सर आप लोग क्या करते हैं कि जल्दबाजी में क्वेश्चन को सही ढंग से ना पढ़ते हैं और कामसूत्र के जो रचनाकार हैं और उसको समझ लेते हैं, तो हम वात्स्यायन पर टिक कर देते हैं, लेकिन वो टीकाकार पूछ रहा है। तो जो कामसूत्र की टीका यानी कामसूत्र की टीका किसने की है, यशोधर पंडित ने। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, सी ऑप्शन इज राइट, यशोधर पंडित। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन आता है आप लोगों के सामने, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कितने संचारी भाव हैं, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कितने संचारी भाव हैं। तो कितने संचारी भाव हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा 33। बी ऑप्शन इज राइट, क्योंकि 22 तो होते नहीं है, 44 भी नहीं है और 55 भी नहीं है। तो 55 भी नहीं है, 22 भी नहीं है और 44 भी नहीं है। भरत मुनि ने क्या लिखा है, नाट्यशास्त्र लिखा है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि भरत मुनि ने किस ग्रंथ की रचना की है, तो किसकी की है, नाट्यशास्त्र की है। और उन्होंने नाट्यशास्त्र में संचारी भाव की संख्या कितनी बताई है, 33 बताई है। तो इसका ऑप्शन बी इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि 5th क्वेश्चन है, किस रस को भावों का राजा या भगवान कहा जाता है, किस रस को भावों का राजा या भगवान कहा जाता है। ए ऑप्शन है रौद्र रस, बी ऑप्शन है हास्य रस, सी है श्रृंगार रस और डी आता है शांति रस। तो इसमें से उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोगों को पता ही होगा। आप लोगों ने इंटर और हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि रसों का भावों का राजा किसे कहा जाता है या भगवान किसे कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर, श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस क्या होता है, श्रृंगार रस को हम बताते हैं कि श्रृंगार रस क्या होता है। श्रृंगार रस क्या होता है कि जिसमें
जिसमें क्या हो, नायक नायिका, क्या हो इसमें, नायक नायिका का प्रेम मिलन हो, नायक नायिका का क्या हो इसमें, प्रेम मिलन हो, उसे हम क्या कहते हैं, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का जो भाव होता है वो क्या होता है, रति भाव होता है इसका, रति। ठीक है, तो श्रृंगार रस समझ में आया, जिसमें नायक और नायिका का प्रेम मिलन का वर्णन किया गया हो, उसे हम क्या कहते हैं, श्रृंगार रस कहते हैं। और इसका भाव क्या होता है, रति, रति होता है इसका भाव। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि भारतीय शिल्प षडंग के लेखक कौन है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय शिल्प षडंग के लेखक कौन है, तो इसका ऑप्शन की ओर चलते हैं हम कि अवनींद्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन है यामिनी राय, सी ऑप्शन आता है नंदलाल बोस और डी आता है अमृता शेरगिल। तो भारतीय शिल्प षडंग के लेखक कौन है, इसका उत्तर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर, ए ऑप्शन इज राइट। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था, तो अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था 1871 में। कहाँ हुआ था, और जोरासांकी कलकत्ता वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, मृत्यु हुई थी इनकी 1951 में। ये चारों ही कलाकार अपने आप में इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ कि अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म है वो 1871 में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1951 को। कहाँ हुआ था इनका जन्म, पश्चिम बंगाल के जोरासांकी कलकत्ता में। इनकी पुस्तक तो एक यही है कि भारतीय शिल्प के षडंग। दूसरी पुस्तक का नाम है द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्ट इन एनाटॉमी। दूसरी पुस्तक का क्या नाम है, द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट इन एनाटॉमी टू इंडियन आर्टिस्ट, सॉरी आप लोग लिख लीजिएगा। इनकी दूसरी पुस्तक का नाम है द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्ट इन एनाटॉमी। और जो यामिनी रंजन राय हैं, तो यामिनी रंजन राय का जन्म हुआ था 1887 में। यामिनी रंजन राय का जन्म कहाँ हुआ था, 1887 में, और इनका भी पश्चिम बंगाल में ही हुआ था जन्म। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1972 को। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है इनके बारे में कि यामिनी रंजन राय कौन है, ये महिला कलाकार है या पुरुष कलाकार है, तो ये कौन है, पुरुष कलाकार हैं। कौन है ये, पुरुष कलाकार। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये कौन है, पुरुष कलाकार है, यामिनी राय। इनका पूरा नाम है यामिनी रंजन राय। नंदलाल बोस के बारे में बताते हैं कि नंदलाल बोस का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1883 में। वो भी कहाँ हुआ था, बिहार के मुंगेर ज़िले में। इनका जन्म कहाँ हुआ था, बिहार के मुंगेर ज़िले में हुआ था इनका जन्म 1883 में। और इनकी मृत्यु हो गई थी 1966 को। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, 1883 को, और 1966 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी पुस्तक के बारे में बताते हैं हम। इनकी भी 3 पुस्तकें हैं, जिसका नाम क्या है, शिल्पकला। दूसरी पुस्तक का नाम है रूपावली। दूसरी पुस्तक का क्या नाम हो गया, रूपावली। तीसरी पुस्तक का नाम है शिल्प चर्चा। तो 3 पुस्तकें हो गई इनकी, शिल्पकला,
रूपावली और शिल्प चर्चा। अब हम अमृता शेरगिल के बारे में बताते हैं कि अमृता शेरगिल का जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 1913 को। कहाँ हुआ था? और बुडापेस्ट में। बुडापेस्ट जानते होंगे किसकी राजधानी है? ये हंगरी की राजधानी है। तो अमृता शेरगिल का जन्म 1913 में बुडापेस्ट में हुआ था, जो कि हंगरी की राजधानी है, और इनकी मृत्यु 1941 में हो गई थी। इनकी जो माता है वो हंगेरियन थी और जो पिता थे वो भारतीय थे। और अमृता शेरगिल का जन्म कब हुआ था? 1913 में हुआ था बुडापेस्ट में, और 1941 में इनकी मृत्यु हो गई थी। सबसे कम उम्र में इन्होंने अपना नाम की प्रसिद्धि की थी, क्योंकि इनकी 1913 में जन्म हुआ था, 1941 में मृत्यु हो गई थी। तो इनकी 28 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना नाम जो है भारत में रोशन किया था। तो ये थे कुछ कलाकार जिनके बारे में मैंने बताया आपको। तो इसका जो क्वेश्चन का जो आंसर था वो क्या हो जाएगा? भारतीय सभ्य चरंग के लेखक कौन है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आता है, रंगों के संयोजन का ज्ञान कराता है। तो रंगों के संयोजन का ज्ञान कौन कराता है? सादृश्य कराता है, या प्रभावशीलता, या लावण्य योजना, या वर्ण का भंग? तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? रंगों के संयोजन का ज्ञान कौन कराता है? तो वर्ण का भंग। वर्ण का भंग ज्ञान कराता है। मैंने बताया था आप लोगों को कि वर्ण का भंग क्या होता है। विभिन्न प्रकार के रंगों का संयोजन या समायोजन उचित तूल के साथ उचित रंगों का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? रंगों का संयोजन कहलाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? वर्ण का भंग कहते हैं। और लावण्य योजना बताया था मैंने, क्या होता है? लावण्य योजना का मतलब क्या होता है? कलात्मकता एवं सौंदर्य का समावेश हो। और सादृश्य का मतलब बताया था मैंने, हूबहू। और प्रभावशीलता तो कुछ होता नहीं है। तो रंगों का संयोजन क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन इज राइट, वर्ण का भंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने कि संबद्धता का सिद्धांत संबंधित है। संबद्धता का सिद्धांत संबंधित है। तो संबद्धता का सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रवाह से, प्रमाण से, प्रभावता से, या संतुलन से? किससे संबंधित है संबद्धता का सिद्धांत? तो संबद्धता का सिद्धांत जो संबंधित है वो है प्रमाण से। सी ऑप्शन इज राइट। संबद्धता का मतलब, संबंध मतलब एक दूसरे से संबंधित हो। और प्रमाण का मैंने क्या बताया था कि सही अनुपात होना चाहिए। और अनुपात किस चीज़ में होना चाहिए? आकृति में अनुपात होना चाहिए, अर्थात लंबाई में, चौड़ाई में, इनमें क्या होना चाहिए? सही अनुपात होना चाहिए। तो मतलब सही लंबाई चौड़ाई आपस में संबंधित होनी चाहिए एक दूसरे से, इसलिए इसका नाम रख दिया गया संबद्धता का सिद्धांत। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? किससे संबंधित हो जाएगा? ये प्रमाण से। तो सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि इनमें से असमान नाम अलग कीजिए। ऑप्शन की ओर चलते हैं हम। एकता, भाव, प्रभावित, संतुलन। तो हमें असमान नाम ढूंढना है, असमान नाम अलग करना है हमको। तो एकता, प्रभावित और संतुलन तो हो नहीं सकता। इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? भाव। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन ये रहा, षडंग में तीसरा अंग कौन सा है? तो षडंग में तीसरा अंग कौन सा है? कौन सा हो जाएगा श्लोक के हिसाब से? षडंग में तीसरा अंग हमारा हो जाएगा भाव, क्योंकि श्लोक मैंने बताया था, रूप भेदा
इति चित्र षडंगम। तो रूप भेद पहला अंग हो गया, प्रमाणानि दूसरा अंग हो गया, और भाव, भाव क्या हो गया हमारा, तीसरा अंग हो गया। ठीक है, ये रूप भेद जो है वो पहला अंग हो गया, प्रमाणानि हमारा दूसरा अंग हो गया, भाव हमारा क्या है, तीसरा अंग है ये। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, इसका उत्तर हो जाएगा भाव, तीसरा अंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। षडंग में है अंतः सौंदर्य, बाह्य सौंदर्य, सादृश्य या सौंदर्य। तो षडंग में क्या है, सादृश्य। सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जय मंगला के लेखक कौन है, कौन है जय मंगला के लेखक कौन है, वात्स्यायन है, राजा भोज हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, या यशोधर पंडित हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, जय मंगला के लेखक कौन हो जाएंगे हमारे, यशोधर पंडित। बी ऑप्शन इज राइट। देख सकते हैं आप लोग कि ये जो क्वेश्चन है वो हरियाणा टीजीटी 2018 में पूछा गया। ठीक है, हरियाणा टीजीटी 2018 में पूछा गया है, याद रख सकते हैं आप लोग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 14 क्वेश्चन। ठीक अनुपात, नाप तथा बनावट को कहते हैं। ठीक अनुपात, नाप तथा बनावट को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है रूपभेद, बी ऑप्शन है प्रमाण, सी है भाव, और डी आता है लावण्य योजना। तो क्या कहते हैं हम, प्रमाण। इसका ऑप्शन बी प्रमाण इज राइट। अनुपात, नाप और बनावट को क्या कहेंगे हम, प्रमाण। ये भी हरियाणा टीजीटी 2020 में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, जो कि आता है आपका लास्ट क्वेश्चन है ये 15 क्वेश्चन। ये भी आप लोगों का हरियाणा टीजीटी 2019 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम कि वर्ण का भंग क्या है। वर्ण का भंग, ऑप्शन की ओर चलते हैं। विभिन्न रंगों की मिश्रित छाया, बी ऑप्शन आता है ध्यान, सी आता है सामंजस्य, और डी आता है कला के 6 अंग। तो वर्ण का भंग, वर्ण का भंग क्या होता है, मैंने बताया था आप लोगों को, विभिन्न रंगों की मिश्रित छाया या विभिन्न प्रकार के रंगों को उचित तुलना के साथ उचित प्रयोग। तो ए ऑप्शन इज राइट। तो ये थे आपके 15 क्वेश्चन। कुछ आप लोगों को अच्छी लगी हो ये वीडियो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।